नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम्स की। हमको पता ही है ऑलरेडी कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका आ चुका है और इसकी जो लास्ट डेट आपकी आ गई है, यानी अभी फॉर्म्स वगैरह फिलअप किए जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी 25 नवंबर की है। तो उससे पहले पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर लीजिए और एंड का जो हौश पौश होता है उससे बचने के लिए आप इस काम को जल्दी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिंदी की प्रैक्टिस के बारे में, यानी यहाँ पर हम आपके पास में लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपके पुराने कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। वो चाहे वो आपका बिहार की बात हो या यूपी की बात हो या सेटेट की ही नॉर्मली बात क्यों ना हो, चाहे वो एस्टेट की बात हो, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही वेल सॉर्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यार हमारे साथ आप तैयारी करें तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूंगा, आप उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से हम इस तैयारी को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा बेसिकली है कि यहाँ पर एक गद्यांश है बेसिकली, और जो कि प्रश्न संख्या 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। तो इस गद्यांश को पहले हम पढ़ लेते हैं। 9 क्वेश्चन हैं। अच्छा, गद्यांश पढ़ने का भी देखो एक जो सामान्य तरीका क्या होता है, दो तरीके से लोग इसे करते हैं कि पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि एक बार सरसरी निगाह, जैसे हम कहते हैं कि आप एक रफली आप एक बार देख लीजिए ताकि हमें वो पता रहे कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका कहाँ होने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है कि मुझे मालूम अच्छा, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक भी है। नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी। वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित और उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। अच्छा, जहाँ जहाँ पे यहाँ पर आपको नहा दिखाई दे, समझ लेना कि वहाँ पर नहीं है। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे कि हमारा गांव आज नहीं बसा है। इन गाँव में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। हमारे पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सोच और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले कि हम बाहर की जानकारी से भी पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है। यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन और सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। एक तीर्थ यात्रा स्रोत है आपका भीष्म साहनी। ठीक है, चलिए हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, उन्हें केवल अनुशासित करना, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित करना। तो देखो इसका आंसर आपको यहीं पे मिल रहा है। कैसे बनाना चाहता था वो, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहते हैं कि लेखक का मानना था। पहला कह रहा है आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है। दूसरा कहता है ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। तीसरा कह रहा है ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। और चौथा कहता है आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कट कर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। अब यहाँ देखो क्या क्या चीजें हैं कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन एक जैसा सा दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने इसे ढंग से नहीं पढ़ा तो आप पहले वाले पे लगा देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। सही कौन सा है, चौथा, क्योंकि पहले और चौथे में क्या है, अब इसने कहा खाली इसके बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। यहाँ क्या है, जानकारी से कट कर उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। पहला कह रहा है संस्थापक की, दूसरा केवल गरीब और दलित महिलाओं की, तीसरा उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की और चौथा ग्राम प्रधान की। तो जैसा हमने पैसेज को पढ़ा है, उस पैसेज में आपको साफ साफ दे रखा है कि गांव में रहने वाले सभी लोगों की आधारभूत भूमिका है संस्थान के निर्णय और संचालन में।
अगला क्वेश्चन कहता है कि आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्मनिर्भर में, आत्मसम्मान में, आत्मीय में या परमात्मा में? तो भाई देखो, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो कि शब्द के आगे लगते हैं। क्या लगते हैं? मेन शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, आगे मतलब कि पहले। ठीक है, पहले वाले आपको उपसर्ग होते हैं, और जो बाद में लगते हैं, जो पीछे लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि पहले में आपका आत्म पहले लगा है, सेकंड में भी आत्म पहले लगा है, थर्ड में भी आत्म पहले लगा है, लेकिन चौथे में आत्म कहाँ लगा है? पीछे लगा है। तो आपका जो चौथा नंबर आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? पहला कह रहा है तिलोनिया जो है गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। दूसरा, वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तीसरा, वहां के लोग अनुदान पर आश्रित है। और चौथा, केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। इसमें क्या है कि तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी, विस्मयकारी कब होगा? जब चीजें उसकी जो उसकी एक रियलिटी है उससे अलग जाकर आपकी चीज जाएगी। तो मीन्स आपका जो अब तक क्या माना जाता है कि तिलोनिया गांव कैसा है? पिछड़े गांव के रूप में माना जाता था। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो देखो इसे लाइक करते चलना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, इसके बारे में मुझे बार बार ना बोलना पड़ जाए। ये धमकी नहीं, प्यार है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शताब्दी डैश समास का उदाहरण है। क्या है? बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययीभाव समास है? तो भाई देखो, शताब्दी जो शब्द है इसका मतलब है शत जमा अवधि। ठीक है, इन दोनों से तो मिलकर बना है शत जमा अवधि से। शताब्दी जो शब्द हो गया वो कैसा हो गया आपका? इसके आगे शत लगा हुआ है। शत का मतलब क्या होता है? एक संख्या है ये, जिसका अर्थ है 100। ठीक है, तो जब भी कभी हमें किसी शब्द के पहले आपको कोई संख्या दिख जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया? आंसर नंबर 2, द्विगु समास। गांधी जी डैश को मान्यता नहीं देते थे। किसको मान्यता नहीं देते थे भाई? आत्मनिर्भरता, कर्मठता, अकर्मण्यता या सादापन? ये अकर्मण्यता यानी काम ना करना, जिसे हम आलस कहते हैं, उसको मान्यता नहीं देते। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा कहता है निम्न में से संख्या का उदाहरण नहीं है। भाई हर जगह हमारा जो टाइपिस्ट जो महोदय है उन्होंने नहीं 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 को नहा कर दिया है। तो ये कहता है संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्या आत्मनिर्भरता है, स्वावलंब है, अनुशासन है या अनुशासित है? यहाँ पर आपका जो अनुशासन है ना, ये आपका संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या है? ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या चीज है? ये शब्द आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। बाकी के तीनों आपकी संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में कहता है कि उपयोगी शब्द का विलोम क्या है? उपयोगी शब्द का विलोम क्या है? क्या अउपयोगी, अनुपयोगी, अनपयोगी या फिर उपयोगिता? आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अनुपयोगी आपका शब्द का विलोम है उपयोगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक कविता मिल गई है जो कि 100 से 105 अंकों तक की, यानी 100 नंबर प्रश्न से लेकर 105 प्रश्न तक चलेगी। इसमें सबसे उचित विकल्प चुनना है। पहले हम कविता को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं, हमारे आधे आंसर तो यहीं पर ही निकल आएंगे। तो एक कहता है कि सुनता हूं मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर, न स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूं है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। यह चांदी की रेखा नाम से एक कविता है जो कि सुमित्रा नंदन पंत ने लिखे थे। इसी में से हमें निकालने इसके आंसर्स। और पहला कह रहा है काले बादल में चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव क्या है? पहला कह रहा है काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, या विपत्तियों के बीच में आशा की किरण दिखाई देती है, या बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, या अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका बिल्कुल करेक्ट है। विपत्तियों के बीच में आशा की किरण दिखाई देती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा आपका पैरा है। ऐसे हम नॉर्मल भाषा में काव्य क्या बोलते हैं? काव्यांश बोलते हैं ना। नेक्स्ट आपका कहता है काले बादल प्रतीक हैं किस चीज के? काले बादल क्या है भाई? क्या गर्मी से मुक्ति है, जातिगत वैमनस्य है, या मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली है, या तूफान है? काले बादल यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जातिगत वैमनस्य है, जिसको यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने काले बादल की संज्ञा दे रखी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर हमसे अलंकार पूछा जा रहा है भाई। पहला कह रहा है उपमा है, रूपक है, या उत्प्रेक्षा है, या फिर श्लेष अलंकार है। तो इस वाले क्वेश्चन भाई जो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर चांदी की रेखा की तुलना किससे की गई है? आशा की किरण से की गई है। काले बादल की तुलना किससे की गई है?
जातिगत वैमनस्य से की गई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आयोग ने सही माना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला कह रहा है जलज, जलद, घन या पयोधर। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो भाई देखो यहाँ पर जो अगर लास्ट में आपका दा लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये उस पर्टिकुलर शब्द का मतलब है। और जलज का मतलब क्या हो गया? जल में पैदा हुआ। क्या हो गया? जल में पैदा हुआ। और जलज का क्या मतलब हो गया? जलद का मतलब हो गया जल धारण करने वाला। तो बादल कैसा है? बादल जल धारण करने वाला है ना, जलज तो नहीं है। जल में पैदा हुआ के लिए किसका ये पर्यायवाची है? आपका कमल का पर्यायवाची है। सेम ऐसे यहाँ पर पयोद, पयोद शब्द आ जाए तो वो भी बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि आप इसने क्या पूछा है, इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता का विलोम शब्द कौन सा है? स्वतंत्रता का विलोम शब्द कौन सा है? पहला कह रहा परतंत्र, गुलाम, परतंत्रता या पराधीनता। स्वतंत्रता का एग्जैक्ट जो आपका अपोजिट है, जो शुद्ध विलोम है, वो कौन सा? परतंत्रता है। पराधीनता कई बच्चे लगा के आ जाएंगे, लेकिन पराधीनता जैसा कि आप जानते हैं स्वाधीनता का विलोम शब्द है। किसका है? स्वाधीनता का है। परतंत्र किसका है? परतंत्र स्वतंत्र का विलोम शब्द है। ठीक है, और गुलाम किसका है? आजाद का। किसका है? आजाद का गुलाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कवि क्या सुनने और देखने की बात कर रहा है यहाँ पर? क्या बादलों को, बिजली को, आशा की किरण को या निराशा को? भाई बहुत ही सिंपल सी बात है कि कवि यहाँ पर क्या देखने की कोशिश कर रहा है? वो किसकी ओर देख रहा है? वो बादलों को सुनने और देखने की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? बादलों को सुनने और देखने की बात कहता है। अब ये बादल कौन से हैं? जातिगत वैमनस्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे हिंदी के पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं। तो निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। मीन्स यहाँ पर विकल्प आपके बहुत सारे हैं, कोई बहुत सारे सही भी होंगे, लेकिन सबसे सही जो है उसी को हमें यहाँ पर चुनना है। क्वेश्चन कहता है भाषा स्वयं में। पहला कह रहा है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है या एक विषय मात्र है। तो भाई देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ है? संप्रेषण का एकमात्र साधन है, या नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। तो भाई भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भाषा आपकी संप्रेषण का एकमात्र साधन है मानव संसार में। ठीक है, इसके अलावा किसी और तरीके से आप बात कर सकते क्या? जो भी बात आप करेंगे वो भाषा का एक रूप होगा, चाहे वो हमारी सांकेतिक भाषा हो जाए या फिर वो हमारी लिखित भाषा हो जाए। ठीक है, या हमारी मौखिक भाषा हो जाए, तो तीनों क्या है? भाषा के ही रूप है ना। तो एकमात्र संसाधन है किसका? स्वयं में। यहाँ पर बात किसकी है? स्वयं में एकमात्र संसाधन है संप्रेषण का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? पहला कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक में, दूसरा कह रहा है केवल मुद्रित सामग्री में, जीवन के विभिन्न संदर्भों में या केवल परीक्षा में। तो भाषा का प्रयोग भाई जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, जहां पर भी आपको केवल शब्द दिख जाए ना, केवल, मात्र, है ना, या फिर इसके अलावा, तो समझ जाना कि तीनों तीनों कैसे हैं? नकारात्मक शब्द हैं ये। और नकारात्मक शब्द आंसर तभी बनेंगे जब आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों तीनों नकारात्मक, खाली पॉजिटिव कौन सा है? यही वाला, जीवन के विभिन्न संदर्भों में यूज होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा नहीं पढ़ाई जाए। तो देखो इसका सिंपल सा क्या है कि बच्चों को अपनी भाषा से, अपने परिवेश से स्वयं भाषा का अर्जित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है? अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे कहते हैं कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना है, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना।
तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन कहते हैं कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करेगा? क्या वह बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, ये चाहेगा, या संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, या बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, या बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें? तो अब देखो यहाँ पर क्या है, भाषा की कक्षा में किस चीज का वो कर रहा है, अपेक्षा करेगा कि बच्चे एक जैसा आंसर ना दे, किसी को भी ना एक जैसा आंसर ना दे, मीन्स उनके अपने खुद के विचार भी उस आंसर में, उस उत्तर में शामिल होने चाहिए। जैसे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भाषा के व्याकरण की समझ को, पहला ऑप्शन है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, दूसरा कहता है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, तीसरा कहता है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या चौथा कहता है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। व्याकरण की समझ देखो कब आएगी, संदर्भ परक अगर प्रश्न पूछोगे तो बच्चा यहाँ पर रट सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बच्चा इसमें किसी भी क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेगा और उसके बाद फिर उसका आंसर दे देगा। लघुत्तर प्रश्न ये छोटे प्रश्न होते हैं, अगर आप चाहते हैं बच्चे की भाषा के व्याकरण का चेक करो तो उसका एक वृहद रूप में, यानी कि उसका जो बड़ा रूप होगा वहां पर ही आप उसके व्याकरण को चेक कर सकते हैं। ग्रामर पोर्शन आप कहाँ से चेक करेंगे, उसके बड़े रूप से। आपने उसे एक निबंध दे दिया या आपने उसे एक कोई कहानी लिखने को दे दी, तो आपका ये आपका ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है? क्या यह केवल शिक्षण पद्धति है, या फिर यह केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं? तो भैया चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है, भाषा सीखने सिखाने और आकलन के तरीके हैं। ठीक है, यह शिक्षण पद्धति नहीं है, ये आपकी और भी चीजों को यूज करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या करना चाहिए जहां पर बहुत सारी भाषाएं हो, बहुत सारी संस्कृतियां हो? बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए, या केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए? यहाँ पर देखिए बहुभाषिक है तो किसी एक बच्चे की मातृभाषा से तो काम चलेगा नहीं, यानी सभी मातृभाषाओं को आपको समुचित सम्मान देना पड़ेगा और साथ ही साथ उनके लिए एक मानक भाषा का भी निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? कि भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, या बच्चों की भाषा की बारीकी और सौंदर्य को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना? तो भाई देखो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है वो है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना क्या ये लिखित परीक्षा से संबंधित है, संभव है, या मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से, या फिर उत्तर पुस्तिकाओं से? तो देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आप उस बच्चे के पूरे रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, तो यहाँ पर ही आप उसकी भाषा संबंधी जो क्रमिक जो प्रगति है वो भी आप यहाँ पर से यूज कर सकते हो, उसका आप लेखा जोखा रख सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा की पाठ्यपुस्तकें क्या हैं? क्या ये साधन है या साध्य है? भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए? भाषा की पाठ्यपुस्तकें सिर्फ एक साधन है, मात्र साधन है, साध्य नहीं है। या आप भाषा जरूरी नहीं कि आप केवल पाठ्य पुस्तकों से ही सीखें, यहाँ पर आप दूसरे जो मैगजीन्स जिसे हम कहते हैं आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, आप किसी और बाहर की जो किताब होती है जो आपकी पाठ्य पुस्तक नहीं है उससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, आप अखबारों से सीख सकते हैं जिसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं ना, समाचार पत्र, वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं इनफैक्ट भाषा, तो पाठ्य पुस्तक क्या आपकी सिर्फ और सिर्फ साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? आप बच्चों को की भाषा के आकलन को चेक करना चाहते हैं। पहला कह रहा श्रुत लेख, दूसरा कह रहा लिखित परीक्षा, तीसरा कह प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आप भाषा का आकलन करना चाह रहे हैं तो इस बच्चे को बोलने का मौका मिलना चाहिए। श्रुत लेख में तो सिर्फ लिख रहा है, लिखित परीक्षा में सिर्फ लिख रहा है, प्रश्नों के उत्तर में सिर्फ और सिर्फ उतना ही बोल पा रहा है जितना उस प्रश्न का आंसर हो सकता है। तो इस प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन कहते हैं कि भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है?
क्या पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, भाषा का शिक्षक महत्वपूर्ण है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण है, भाषा का व्याकरण महत्वपूर्ण है। भाषा आप अर्जित कब करते हो? जब आपको कोई एक दूसरी भाषा से आपको दूसरी भाषा सीखनी है, तो वहां पर आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होती है आपकी पाठ्य पुस्तकें। क्या होती है? पाठ्य पुस्तकें। बाकी की तीनों चीजें आपकी कब यूज होती हैं? जब आपको उस भाषा के बारे में काफी कुछ पता हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज की हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ये कहता है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पाठ्य पुस्तकें हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हिंदी में पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस तैयारी को करें, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।